दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में आई दरारें लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग अपने घरों को खाली कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। देखा जाए तो इन दरारों की वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच जोशीमठ को लेकर एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी भी खूब चर्चा में हो रही है। यह भविष्यवाणी जोशीमठ और आसपास के गाँवों में सदियों से लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जोशीमठ के रास्ते बद्रीनाथ मंदिर पहुंचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार और एकमात्र मार्ग माना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त और तिथि तय हो गई है। इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 में खुलेंगे, जिसके लिए अब 3 माह का समय बच गया है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के सामने जोशीमठ की समस्या का समाधान निकालने के लिए 3 महीने का ही समय बचा है। वैसे बद्रीनाथ धाम जाने के लिए जोशीमठ होते ही जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि यात्रा जोशीमठ से ही होगी, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे लगता नहीं कि सरकार के लिए चुनौती इतनी आसान है, क्योंकि जोशीमठ को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, पर यहाँ के लोगों को बचाना बहुत ही जरूरी है। वैसे जोशीमठ को एक टाउनशिप के लिए आउट ऑफ प्लेस मानते हुए पहली चेतावनी 1976 में जारी की गई थी और इसके बारे में आगाह किया गया था कि जोशीमठ डूब जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इसके आसपास कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से यहाँ भारी मशीनरी लाई गई, ब्लास्टिंग हुई और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसका एक कारण यह भी हो सकता है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए सुरंग बनाने वाले उपकरण ने 2009 में जोशीमठ के एक क्वार यानी चट्टान के नीचे स्थित वाटर सोर्सों को पंचर कर दिया, मतलब उसे भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से हर दिन बड़े पैमाने पर पानी लीकेज हो रहा है। दोस्तों, करंट साइंस नामक पत्रिका में जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक MPS बिस्ट और पीयूष रौतेला का 2010 में एक रिसर्च पेपर रिलीज हुआ था, जिसका टाइटल डिजास्टर लूम लार्ज ओवर जोशीमठ था। और 2004 की सुनामी के बाद भारत में सबसे घातक और खराब प्राकृतिक आपदा जून 2013 में केदारनाथ ने देखी। एक्सपर्ट की राय के अनुसार उस आपदा के प्रमुख कारण में बुनियादी पर्यावरण और कानूनों का उल्लंघन, वनों की कटाई जैसे कारण थे, लेकिन जितने भी कारण बताए गए उनसे ना तो कोई सीख ली गई और न ही उन्हें इम्प्लीमेंट किया गया। इनके बाद जो बड़ी आपदा देखी गई वह फरवरी 2021 में ग्लेशियर के फटने की घटना थी, जिसमें लगभग 200 लोग या तो मारे गए या तो लापता हो गए। इस आपदा ने ऋषि गंगा और तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, BRO पुल और गांव के पास मौजूद अन्य बुनियादी स्ट्रक्चर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से किसी को भी रोकने या ठहराव की सिफारिश वाली कोई रिपोर्ट नहीं आई। दोस्तों, इसके अलावा बिल्डरों के साथ साठगांठ और उसमें जुड़े लालच का मुद्दा भी है। जनता, जिसमें वो भी शामिल है, जो वर्तमान में प्रभावित है, उनको भी इस बात के लिए दोषी ठहराया जाता है कि उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को अपनी बुनियादी समझ पर हावी होने दिया। देखा जाए तो जोशीमठ अकेला शहर नहीं है। उत्तराखंड का जो एरिया धंस रहा है, रिसर्च पेपर बताते हैं कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में कई इलाकों में इस तरह की आपदा आई है, लेकिन बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा। इनमें धारचूला का गारविया और जो कभी भारत तिब्बत व्यापार का केंद्र था, और उत्तरकाशी जिले का बाघी। दोस्तों, पीयूष रौतेला का 2005 में एक रिसर्च पेपर आया, ग्राउंड सब्सिडेंस एंड सैटेलाइट डिजास्टर इन हिमालयज। इसमें बताया गया कि गर्व्याग, तल्ला, धामोर, उमली, भंडारी गांव और बागी में बस्तियां धंस रही है। गांव वाले गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत नेपाल सीमा से कुछ दूर मौजूद कमाओ क्षेत्र का गांव गर्व्याग कई दशकों से धंस रहा है। यहाँ जमीन धसकने की वजह रही है काली नाली द्वारा नीचे से कटाव, जिसे टो इरोशन कहते हैं। गांव में पहले 4 प्रमुख सड़कें थी, अब लगभग कोई भी सड़क दिखाई नहीं देती। सारी सड़कें मिलकर एक सी हो गई है। ऐसा लगता है कि गांव के सारे घरों को एक टोकरी में रख दिया गया हो। बागी में बरती फॉल के पास धसकते गांव में भी यही स्थिति है। इन गांवों में 1990 के दशक में दरारें आने लगी थी। स्टडी के अनुसार गांव में धसकने का एक ही कारण है इंसानी गतिविधियां। मिट्टी के नीचे की चट्टानों और टी इरोशन के अलावा भूसंकलन की कुछ और वजह है, जैसे सड़कों के लिए अंधाधुंध कटाव, पहाड़ के ऊपर बढ़ता बोझ और जंगलों की कटाई। NH 109 ऊखीमठ कस्बे के सामने सेमी गांव से होकर जाता है। जून 2013 की आपदा में यह सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हुई, धंस गई। उन्होंने सुझाव दिया कि भूसंकलन और धंसाव वाले ऐसे क्षेत्रों में बचाव ही सबसे बेहतरीन रणनीति है। नदी के किनारे सड़कों के निर्माण से बचना चाहिए। बेस सपोर्ट हटाने से ढलान अस्थिर हो जाती है और भूसंकलन का खतरा बढ़ जाता है। एस खंडूरी ने 2018 में चमोली जिले पर एक स्टडी की थी।
यह जोशीमठ के इसी जिले में पड़ता है। इसमें पहाड़ियों की अंधाधुंध कटाई, नदी के किनारे और पानी बहने के रास्ते पर निर्माण के गिनते हुए कहा गया था कि इनकी वजह से जोखिम वाले क्षेत्र में विनाश बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, जोशीमठ के मामले में वे सारे ही कारण सक्रिय हैं जिनकी वजह से पहाड़ों पर तबाही आ रही है। मंदिरों का यह शहर बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार और इस वजह से चार धाम सड़क विस्तार योजना का हिस्सा है। यह उस नदी के मुहाने पर स्थित जिस पर एनटीपीसी का तपोवन विष्णुप्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूविज्ञानी के.एस. वाल्दिया ने 2014 में अपने रिपोर्ट में लिखा कि जोशीमठ का एरिया कई दशकों से धंस रहा है और इसकी वजह है वेस्क्रेता थ्रॉट की सक्रियता। उन्होंने 2013 में आपदा के बाद सुझाव दिया था कि बेहद संवेदनशील क्षेत्र में वनों की कटाई पर पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए, खनन पर रोक लगा देना चाहिए, बस्तियों का और विस्तार ना हो और सड़क निर्माण की गतिविधि न्यूनतम कर दी जाए। दोस्तों, पीयूष रौतेला और MPS बिष्ट के 2010 के एक लेख में चेतावनी दी गई थी जोशीमठ पर आपदा मंडरा रहा है। इसमें इसका भी जिक्र किया था कि जमीन लगातार धंस रही है और इंसानी गतिविधियों के कारण संकट बहुत करीब है। इसमें 1976 के मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि जोशीमठ एक पुराने लैंडस्लाइड जोन पर बसा है और धंस रहा है और इस इलाका में भारी निर्माण नहीं होने चाहिए, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए तो जोशीमठ आज बहुत खतरे में है। दोस्तों, अब आप लोग किस कारण को बेहद जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।